है ना, कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना, कि एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जब हम दूसरे के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं सिंपली आपके रिलेटिव वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो जैसे उस दिन हम डिस्कस कर भी रहे थे कि जैसे कहीं मैं अगर लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू आपका v1 माइनस v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर हो जाएगा, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी एक चीज समझनी है आपको कि जब मैन एंड रेन एंड मैन करेंगे ना, तो नेमली हम इसको ट्राइंगल लॉ से करते हैं, कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करते हैं, ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। आपको पता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कि भाई एक वेक्टर तो सबका आपका सपोज आपका ये है, ये सपोज आपका कोई v1 वेक्टर है, इससे अगर मुझे v2 माइनस करना है तो v2 को मैं अपोजिट कर लेता हूँ, ये माइनस v2 हो गया। तो अगर ये v1 वेक्टर और ये माइनस v2 वेक्टर है तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर आपका v1 माइनस v2 वेक्टर हो जाएगा, और यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ वन हम किसके रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, टू के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ आपको, फिर हम मैन एंड रिवर क्वेश्चन में आएंगे। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, उससे आप समझ जाओगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली मतलब क्या है। वैसे तो ट्राइंगल लॉ ही इसमें यूज होगा ज्यादा, लेकिन मैं जस्ट एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम सिंपल सिचुएशन ले लें, तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे कोई ट्री है, ये सपोज आपका कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड के सरफेस में एक जगह पे हम ट्री ले लेते हैं कोई, ये आपका कोई ट्री है ना। यहाँ पे कोई मैन है, ये कोई मैन है और मैन मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई बॉय है, ये आपका कोई मैन है और ये आपका कोई बॉय है। और इस तरह से यहाँ पे कोई बर्ड है, इस तरह से हम बर्ड भी ले लेते हैं कोई, है ना, कि यहाँ पे इस तरह से आपका कोई बर्ड है बी, है ना। अब इसमें ट्री तो कभी मूव करता नहीं, लेकिन मैन तो मूव कर सकता है ना। तो मैन मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। बॉय लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, बॉय जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है बेसिकली आपका 2 मीटर पर सेकंड से। और बर्ड फ्लाई कर रही है किसी एंगल पे, और बर्ड की जो वेलोसिटी दी हुई है वो आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और इसका एंगल जो है वो 37 डिग्री है, ऐसे, है ना। तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो मैन है, कि मैन सबको देखता है ना, कि भाई मैन ट्री को भी देख रहा है, मैन बॉय को भी देख रहा है, मैन बर्ड को भी देख रहा है ना। तो सबसे पहले आपसे ये बोला जाएगा कि जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कि ट्री वैसे तो रेस्ट पे है, ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कोई बता सकता है क्या? नहीं, जीरो। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्री वैसे तो जीरो है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, मैन के रिस्पेक्ट में ट्री की वेलोसिटी क्या होगी? तो 4। हाँ, 4। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वही -4। अब सही बोला आपने स्नेहा, कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड हो जाएगी, उसी को लिए आप -4 बोल रहे हो। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हैं भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 4 से मूव कर रहा है, ये 2 से मूव कर रहा है, बर्ड ऐसे फ्लाई कर रही है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन जब हम लिखेंगे ना, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ द ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री की वैल्यू तो 0 है और मैन की वेलोसिटी 4 है, तो ये आपका -4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब -4 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो मैन को जो ट्री दिखेगी वो लेफ्टवर्ड जाती हुई दिखेगी, 4 मीटर पर सेकंड से लेफ्टवर्ड जाती हुई दिखेगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि मैन जब देखेगा तो ट्री रेस्ट पे थोड़ी दिखेगी,
कि अगर ये राइटवर्ड जा रहा है तो इसको लेफ्टवर्ड दिखेगी। तो पहला आ गया वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन। दूसरा आ गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू मैन। -2 -2 नहीं, ध्यान से देखो, +2 ठीक से करो। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी 6 बॉय विथ रिस्पेक्ट टू मैन, 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ 6 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड -6। सही बोल रहे हो, हाँ, कि 6 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, कि अपनी तरफ उसको आता हुआ दिखेगा 6 से। इसका भी हम ऐसे निकालते हैं कि जब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय जो होगा वो तो -2 है, लेफ्टवर्ड है इसलिए -2 ले लिया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 4 है। तो इससे -6 मीटर पर सेकेंड आ गया। वो तो आपको पता ही है कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बॉयज को 6 से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो इस मैन को ट्री लेफ्टवर्ड 4 से जाती हुई दिखेगी और अपनी तरफ बॉय 6 से आता हुआ दिखेगा। अब लास्ट आ गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये मेन चीज बताना आपको कि मैन के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी क्या होगी, बर्ड कैसे दिखेगी उसको। ये आंसर ठीक से सोच के बताओ जरा साहब। है ना, sin 37 cos 37 हम जानते हैं कि जो sin 37 की वैल्यू होगी ये आपकी 3/5 होती है, एंड cos 37 जो होता है वो 4/5 होती है। जब भी किसी एंगल में होता है तो पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेपरेट लेंगे हम इसमें। तो बर्ड इसको मैन को कैसे दिखेगी ये आपको बताना है, नहीं बस सोचो। ना, रेस्ट पे तो नहीं दिखेगी, थोड़ा ठीक से सोचो। सर 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाते हुए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। जो बैन को बर्ड दिखेगी वो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती हुई दिखेगी, बिल्कुल सही है ना, कि बर्ड जो दिखेगी वो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती हुई दिखेगी, क्योंकि आप 5 को रिजॉल्व करोगे ना तो 5 cos 37 जो हो जाएगा वो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 5 sin 37 जो हो जाएगा वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आप देखो इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा ना। तो बर्ड इसको हॉरिजॉन्टल तो मूव करती हुई दिखेगी नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर लेंगे हम इसमें, लेकिन ये 3 तो दिखेगा उसे। तो वैसे तो ये एंगल पे जा रहा है, लेकिन इस मैन को कैसे दिखेगी, सीधे ऊपर जा रही है। तो आप देखो चीजें चेंज हो गई ना, कि ये तो सारा जो सिचुएशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन जब विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन लेंगे तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। इस मैन को क्या दिखेगा कि जो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो तो रेस्ट पे रहता है, कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको तो हम रेस्ट पे ले लेंगे, तो इसको ट्री अपने से दूर जाता हुआ दिखेगा 4 से, इसके को ये बॉय अपनी तरफ आता दिखेगा 6 से, और बर्ड जो होगी हॉरिजॉन्टल उसका मोशन दिखेगा नहीं, सीधे वर्टिकल दिखेगी 3 मीटर पर सेकंड से। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, कि एक मूविंग बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ये थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम इससे क्लियर करते हैं। तो इस तरह से ये तो मैन है, बॉय को कुछ अलग दिख रहा होगा, बर्ड को कुछ अलग दिख रहा होगा, सबके अकॉर्डिंग अपनी रिलेटिव वेलोसिटी उसकी होगी, है ना, सबके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, जैसे आपकी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय का क्या होगा? नहीं, मतलब बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय या क्या चीज मुझे बताओ, मतलब क्या आप पूछना चाह रहे हो आप इसमें? तो मतलब बॉय के साथ कैसा होगा? नहीं नहीं, मुझे बस वर्ड्स में बता दो क्या आप जानना चाहते हो।
इसमें तो क्योंकि उसमें तो वो जीरो नहीं हो पाएगा ना, मतलब उसका तो 2 डायमेंशन में क्यों रहेगा? हाँ, दोनों डायमेंशन आ जाएगी उसकी, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। मैं बता देता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे। खाली बॉय के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा बर्ड का मोशन, है ना, कि बॉय के अकॉर्डिंग बर्ड का मोशन कैसा होगा, उसको मैं इस पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। कि जैसे ये बॉय था आपका, है ना, बॉय जो था वो किस तरह मूव कर रहा था, लेफ्टवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड से। और जो बर्ड थी उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, ये वाला कंपोनेंट 4 था और ये वाला कंपोनेंट जो था वो क्या था, बेसिकली आपका 3 था। अब आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, क्या लिखना है उसको पहले आप लिख लो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड या मोशन ऑफ बर्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, है ना। वापस से बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 4 और 2 ऐड हो जाएगी, तो बर्ड की जो वेलोसिटी इसको दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, ये वाली वेलोसिटी इसको दिखेगी 6 है और ये वेलोसिटी वही दिखेगी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मतलब विथ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय आपका ये हो जाएगा 6 और 3 दोनों हो जाएंगे। मतलब इसको इसका रिजल्टेंट देख रहा होगा, ये ऐसे जा रही होगी, है ना, कि इसका क्या देख रहा होगा, बेसिकली आपका रिजल्टेंट। या तो आप ऐसा लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आप लिख लो 6 i कैप प्लस 3 j कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा √36 प्लस 9, तो √45 हो जाएगा। और ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एंगल 37 है, लेकिन बॉय को एंगल भी अलग लग रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एंगल देखें तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स हाफ हो जाएगी। तो मतलब इस बॉय को बर्ड इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, किससे, कितनी स्पीड से, √45 से, और वो एंगल जो बना रही होगी उसका tan थीटा क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा, तो एंगल भी मॉडिफाई हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि किसका हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको तो रेस्ट पे ले आते हैं हम। अब उसका मतलब खत्म हो गया, अगर मैं यहाँ पे बॉय को बनाऊंगा तो बॉय को तो मैं रेस्ट पे ले आऊंगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं वो चीज तो रेस्ट पे जाती है। अब बर्ड इसको ऐसे दिख रहा होगा, है ना, तो ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग तो ये मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ये डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो डायग्राम है ये विथ रिस्पेक्ट टू बॉय है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, राइट। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटिव में टर्म्स एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका गया। अब हम आ जाते हैं रेन एंड मैन क्वेश्चन, है ना। अब ये जस्ट थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं रेन एंड मैन में, जिसमें कि ट्रायंगल लॉ आपको यूज करना है। रेन एंड मैन, एंड ये आपका है। देखो रेन एंड मैन में क्या होता है कि इस तरह से आपका क्या होता है, सपोज आपका कि यहाँ पे कोई मैन है ना, और ये मैन आपका रेस्ट पे है ना, तो इसको क्या है ना, रेन को इस तरह से स्ट्राइक कर रही है आके, है ना, और इसका जो एंगल है वर्टिकल से जो स्ट्राइक कर रही है बेसिकली आपकी, ये कोई एंगल आप थीटा ले लो,
कि थीटा एंगल पे रेन आ रही है आपकी इस तरह से, है ना, कि भाई थीटा एंगल पे क्या हो गया, इसलिए आपकी रेन इसको इस तरह से आके थीटा थोड़ा सा बड़ा ले लो आप इसमें, जो बाद में थीटा मॉडिफाई होगा ना तो थीटा हम बड़ा ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेज पे ऐसा है कि इस तरह से आप थोड़ा सा ज्यादा एंगल ले लो इस तरह से, ये इसको रेन ऐसे बैकवर्ड से आके स्ट्राइक कर रही है और इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है। तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर है इसको हम बोलेंगे वी आर वेक्टर। वी आर वेक्टर जो है ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना जरूरी नहीं है, अगर नहीं दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा, हाँ, कि वी आर जो है वेलोसिटी रेन जो आ रही है वर्टिकल थीटा एंगल पे, और मैन तो अभी रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या है बेसिकली आपकी 0, है ना। अब क्या होगा कि अगर ये रन करना शुरू कर दे या वॉक करना शुरू कर दे, है ना, इस फर्स्ट सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो रेस्ट पे था, तो अगर ये रेस्ट पे होगा तो रेन इसको इस एंगल पे आके स्ट्राइक कर रही है जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी। लेकिन जब ये वॉक करेगा ना तो इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, कि अगर ये भी मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सेकंड केस में अगर मैं ऐसा ले लूं, है ना, 1 बाय 1 अगर हम डिफरेंट केसेस ले लें इस तरह से, तो फर्स्ट केस में तो आपका ऐसा आ गया, सेकंड केस में सपोज ये थोड़ा सा कम स्पीड से वॉक करना शुरू कर दिया, भाई सेकंड केस में ये इसने वॉक किया ऐसा, है ना, कि इस तरफ वॉक करते हुए जा रहा है, इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ वीएम है ना। तो अब इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे एक और वेक्टर आ गया, इसको हम बोलेंगे वीएम वेक्टर। ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन राइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये है ना, आपको निकालना ये है वी आर एम वेक्टर। वी आर एम वेक्टर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, है ना। उसी के अकॉर्डिंग तो अपने अम्ब्रेला को रखेगा कि उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है, उससे उसको मतलब है ना। तो आप देखो ये तीन वेक्टर में क्या रिलेशन होता है हम जानते ही हैं कि भाई ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग वी आर एम वेक्टर जो होगा ये सिंपली वेक्टर लॉ से वी आर माइनस वी एम हो जाएगा, कि वी आर से वी एम को अगर माइनस कर दें तो वी आर एम वेक्टर आ जाएगा। और माइनस जो वेक्टर का होता है वो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर होता है। तो अगर मुझे वी आर एम की डायरेक्शन यहाँ पे निकालनी है, भाई वी आर तो वैसे ही है जैसे पहले था, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, कि भाई ये एक वेक्टर आ गया, ये आपका वेक्टर हो गया बेसिकली आपका वी आर वेक्टर। ये ऐसे कि रेन एक्चुअली जो है उसको किसी थीटा एंगल पे आ रही है ऐसे, है ना, कि थीटा एंगल पे रेन आ रही है। लेकिन जो वीएम है उस वेक्टर को जब बनाएंगे तो माइनस वीएम करेंगे ना, तो उसको आप उल्टा कर देना ऐसे, ये आपका माइनस वीएम वेक्टर आ गया, है ना। तो एक तीसरा जो वेक्टर होगा ये आपका वी आर एम वेक्टर आ जाएगा। तीन ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग तीन वेक्टर आ गए ना, कि भाई कोई भी वेक्टर को सब्ट्रैक्शन होता है तो ट्राइंगल लॉ से कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने बोला इस तीन वेक्टर में नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ना, ये आपका हो गया बेसिकली आपका वी आर वेक्टर, जिसका की वर्टिकल से पूरा एंगल थीटा था, है ना, कि जो यहाँ वाला एंगल था वही था। अब ये वाला जो वेक्टर होगा ये आपका माइनस वीएम वेक्टर हो गया, क्योंकि वीएम राइटवर्ड था लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्ट करने इसलिए माइनस कर दिया हमने। तो ये जो वेक्टर आ जाएगा यही वेक्टर तो वी आर एम वेक्टर होगा, इसका एंगल कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ये वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर एम वेक्टर। तो अब वो अपने अम्ब्रेला को ना थीटा एंगल पे नहीं रखेगा, कि बल्कि ये वाला पूरा एंगल तो आपका थीटा है, ये वाला एंगल से अब उसको मतलब अल्फा से, जो वी आर एम की डायरेक्शन है, कि भाई जो वी आर एम की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने अम्ब्रेला को करेगा। तीनों में ये रिलेशन होता है ट्राइंगल लॉ से। तो हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाना होता है, ये वी आर है, ये माइनस वी एम है, ये वी आर एम हो गया। तो इसमें वी एम थोड़ा सा कम है। अब वी एम अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, कि भाई वी एम अगर मैं इंक्रीज कर दूं और तेजी से वो रन करने लगे, तो वी एम जितना बढ़ेगा मतलब ये वेक्टर की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी ना। भाई वी आर तो सेम ही है, उसकी लेंथ तो फिक्स है, जो वीएम है वो चेंज होती जाएगी, लेंथ चेंज होती जाएगी। तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे इस तरह से वी आर वैक्टर तो पहले थीटा एंगल जैसा आ रहा था वैसे ही आ रहा है, अब इसने वीएम ऐसे बढ़ा दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है कि मैन वर्टिकल दिखने, रेन वर्टिकल दिखने लगे,
कि एक्चुअली में तो थीटा एंगल पे आ रही है वर्टिकल से, है ना, कि एक्चुअली में तो वर्टिकल से किस पे आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, लेकिन चूंकि अपनी स्पीड इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो ये आपका माइनस वी एम वैक्टर हो गया। हो सकता है कि जो वी आर एम वैक्टर है ना, इस केस में ऐसा वर्टिकल हो जाए, तो उसको अपने रिस्पेक्ट में दिखने लगे कि रेन कैसे आ रही है, बेसिकली आपकी वर्टिकल आ रही है, तो ये आपका वी आर एम वैक्टर हो गया, है ना, कि वी आर माइनस वी एम इक्वल टू वी आर एम हो गया। तो अब इसको अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना होगा, कि पहले तो इसने थीटा एंगल पे अम्ब्रेला रखेगा, फिर ये अल्फा एंगल पे ले आएगा, है ना, फिर अगर वर्टिकल आ रही है तो वर्टिकल रखेगा और स्पीड बढ़ा दे, है ना, कि पहला स्टेज पे ये आ गया, सेकंड पे ऐसा आ गया, थर्ड पे आ गया और स्पीड बढ़ा देता है ना। तो हो सकता है कि इसको अम्ब्रेला को सामने रखना पड़ेगा, हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में जो रेन आ रही होगी वो सामने से आती हुई दिखेगी, है ना, कि उसके रिस्पेक्ट में जो रेन आ रही होगी वो कैसे दिख रही होगी, सामने से आती हुई दिखेगी, है ना। ये थोड़ा सा मैंने मैन की पोजीशन गलत बना ली, कोई बात नहीं, आप इसको इसी तरह से रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस तरह से आ गया। तो थर्ड केस में अगर हम देखें तो अगेन ये आपका मैन है ना। तो वी आर एम की डायरेक्शन तो कोई चेंज इधर बना देता हूँ मैं, पैरेलल वेक्टर तो हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हम इस तरह से पैरेलल बना लेते हैं, ये वी आर की डायरेक्शन होगी, है ना, कि ये क्या हो गया एक्चुअली आपकी वी आर की डायरेक्शन होगी, राइट। या और थोड़ा सा राइट वर्ड बना दो इसे शिफ्ट करके, तो डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, वो ट्राइंगल ही तो मेन बनाना है अपने, ये ऐसा बना दिया आपने ऐसे, है ना, ये वी आर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर को तो पहले हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये थीटा एंगल पे वी आर आ रहा है ना, आपने क्या कर दिया, वीएम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, है ना, कि वीएम अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस जो डॉटेड लाइन है इससे आगे भी जा सकता है ऐसे, है ना। तो ये आपका अगर मैन आपका जा रहा है तो ये ट्रायंगल आपका वैसा बन गया इस तरह से, है ना। तो सिंपल सा हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये वी आर वैक्टर है, ये आपका माइनस वी एम वैक्टर हो गया, जहाँ तो ये राइटवर्ड ही रहा है वीएम से, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस वी एम आपने किया है, तो ये आपका जो वेक्टर होगा वो वी आर एम वैक्टर हो जाएगा। हो सकता है रेन इसको एक्चुअली में थीटा एंगल में भी दिख सकती है जब रेस्ट पे होगा, तो हो सकता है पीछे से अल्फा से आती हुई दिख जाए, हो सकता है वर्टिकल दिख जाए, या सामने से किसी एंगल में भी आते हुए दिख सकती है, बेस्ड ऑन द व्यू, है ना। तो हमेशा इस ट्राइंगल को बना के ही इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, कि जब भी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो ट्राइंगल बना लोगे, अपने आप सारी चीजें आती हैं, है ना। उसको आप लिख लो, है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा अपने अम्ब्रेला को टर्न करता जाएगा, पहले वो थीटा एंगल पे ही रखेगा अम्ब्रेला को, फिर अल्फा पे ले आएगा, फिर वर्टिकल हो जाएगा, फिर सामने से अल्फा पे आ जाएगा, है ना। तो अपने अम्ब्रेला को इस पोजीशन में अगर ये होगा तो अपने अम्ब्रेला को ऐसा रखेगा, तभी ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेन कैसे आ रही है उससे मतलब नहीं, उसके रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसका आप लिख लो।
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल की सिचुएशन ही हैं कि किसी केस में ऐसा हो सकता है, किसी केस में ऐसा हो सकता है, किसी केस में ऐसा हो सकता है। जस्ट आपको ट्रायंगल बना के न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जब भी हम बात करेंगे रेन एंड मैन में। तो ठीक है, तो जस्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, ट्राई करो आप इसे। है ना, जिससे इसको ट्राई करो जरा सा, क्या आंसर आता है आपका, देखो। क्या निकालना है वो ध्यान देना आपने, क्या चीज कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, क्या निकालना है। हाँ, एकदम केयरफुली देखो इस क्वेश्चंस को, बहुत केयरफुली देखना होता है। एकदम डायग्राम जैसे ही बनाओगे आपसे फिर तभी आएगा ही, अदरवाइज रेन एंड मैन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ये एक्चुअली वेक्टर का पार्ट होता है, वेक्टर में मैंने नहीं बताया था सब चीजें, मुझे पता था बाद में रिलेटिव वेलोसिटी में ही बताऊंगा मैं इसे।
सो मेरा आंसर गलत है क्या? हाँ, वो आंसर सही नहीं बेटा आपका, आंसर इज नॉट करेक्ट। अच्छा हाँ, सही है सही है, 90 आपका आंसर सही है, मेरा ओके सर। करेक्ट, सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर जो आपने दिया हुआ है, सही है, सही, गलत नहीं है आपका। हाँ, आपने जो दिया था सही है, ऋतिका रानी और नव्या दोनों का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आप कर रहे हो। कुछ नहीं, डायग्राम लाना है, क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो। मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, मतलब ये आपको वीएम दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन ही तो है। ये चीज क्या, रेन अपियर्स टू हिम, मतलब ये चीज आपका वी आर एम है, ये जो चीज है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। अपियर्स जो होता है वो तो रिलेटिव होती है ना, एक्चुअल क्या रेन की वेलोसिटी है वो तो पूछा हुआ है, एक्चुअल वेलोसिटी आपको निकालना है, मतलब वी आर एक्चुअली में निकालना है। ये पहले तो डिसाइड कर लो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैज टू बी फाइंड आउट। डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना होता है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसे डायग्राम बना लो कि भाई रेंज सपोज आपकी कुछ ऐसे आ रही होगी, एक्चुअली ऐसे कुछ एंगल पे आ रही होगी आपकी, है ना, लेकिन मैन की वेलोसिटी जो होगी वैसे है, राइटवर्ड जा रहा होगा इसकी तरफ, लेकिन आपको तो माइनस लेना है ना, तो उल्टा ले लेंगे। और एपीएस इसको वर्टिकल हो रही है, एपीएस जो वर्ड यूज किया है इसने वर्टिकली किया है, मतलब एपीएस इसको वर्टिकल हो रही है ऐसे, ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल में हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे, है ना, नॉमेनक्लेचर मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी रेन की वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा, जो एक्चुअल आ रहा है, ये जो चीज होगी वो माइनस ऑफ वीएम होगी, है ना, और ये जो वेलोसिटी हो जाएगी जिससे वो अपीयर हो रहा है वो आपका वी आर एम हो गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कि भाई वी आर एम और वी एम आपको टू टू दिया हुआ है ना, मतलब ये लेंथ भी टू है, ये भी लेंथ टू है, तो अगर ये टू टू है तो पाइथागोरस से वी आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, कि वी आर वैक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो टू टू का अंडर रूट आपका टू रूट टू आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअल इस स्पीड से आ रही होगी, लेकिन मैन को इतने स्पीड से स्ट्रीट करती हुई दिख रही है, और एक्चुअल डायरेक्शन मतलब ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर भी टू है, एविडेंस भी टू है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आना, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअल जो रेन फॉल हो रही है वो इस स्पीड से हो रही है और 45 डिग्री पे आ रही है, लेकिन मैन को अपियर कैसे हो रही है कि वर्टिकल, क्योंकि वो भी रन कर रहा है इसकी वजह से। तो बस आपको ये ट्रायंगल बनाना है, फोर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कुछ भी नहीं इसमें, है ना, कि ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बहुत ईजी चीज होती है, एक बार आ जाए तो फिर तो इसकी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नहीं बेटा, इससे नहीं निकलेगा ना स्नेहा, वो जो लॉ होता है वो तो वेक्टर लॉ होता है ना, वेक्टर में सिंपल माइनस थोड़ी होता है भाई, वेक्टर में जब भी हम लिखते हैं ना, कि वैसे मैंने बोला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ए माइनस बी के इक्वल थोड़ी होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, होता हो सकता है जब सेम डायरेक्शन में हो, ये इसके इक्वल थोड़ी होता है ना, आप समझ रहे हो ना, वेक्टर है सारी चीजें, तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ से निकाल रहे हैं या हम ऐसा निकालेंगे इस फॉर्मूले से, बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इससे आप निकालोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा से भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा सिंपल आप डायग्राम बना के निकालो, है ना, तो ए माइनस बी के थोड़ी इक्वल होता है ना, ये तो प्लेन है ना, मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलावा प्लस माइनस खाली होता है, रिलेटिव मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये तो प्लेन में है ना, तो आपका एंगल भी टर्म्स में आ जाएगा, तो इस तरह से ट्राइंगल लॉ से हम करेंगे इसमें।
तो उसको देखते हैं। मेनली पाइथागोरस ही यूज होता है इसमें। नव्या सही है आपका आंसर। हाँ सही है, स्नेहा एंड ऋतिका रानी, आपका आंसर सही है। बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है आपके आंसर। भाई डायग्राम बना लो पहले, लेकिन हमेशा, है ना, कि भाई रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब एक्चुअली में ये जो है वो वी आर दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ ध्यान रखना, एक्चुअली इस वेलोसिटी से आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। ए मैन वॉक इन द रेन विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज वी एम। निकालना क्या है, किस वेलोसिटी, मतलब वी आर एम कितना होगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप तीनों को रिलेट कर दो, ट्राइंगल्स को। जब तीनों ट्राइंगल को मैं रिलेट करूंगा तो रेन एक्चुअली में ऐसे आ रही है ना, मैन की वेलोसिटी आपकी ऐसी होगी, है ना। तो ये इस केस में ऐसा हो जाएगा, इसको आती हुई दिखेगी ऐसे, है ना। अब देखो कि अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूं, ये वाला वेक्टर वी आर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड से एक्चुअली आ रही है। ये वाला वेक्टर जो होगा माइनस वी एम हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो करनी पड़ता है ना, ये माइनस वी एम हो गया। तो ये वी आर माइनस वी एम, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो उसको अपीयर जो करेगी वो वी आर एम वेक्टर आपका ये हो जाएगा, किसी एंगल, कोई भी अल्फा या थीटा जो भी ले लो। हाँ, तो चूंकि इस ट्राइंगल लॉ से आपको पता ही है कि वी आर की वैल्यू इसने 4 दे रखी है एंड वी एम की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। तो पाइथागोरस से जो वी आर एम का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इसकी वैल्यू आपकी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगी, मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इससे डी ऑप्शन आपका आ गया कि उसको जो स्ट्राइक करेगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो कितनी जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछता कि एंगल कितना है, हालांकि पूछा नहीं हुआ है, कि उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसका अम्ब्रेला जो होगा, ये मैन जो यहाँ पे खड़ा होगा अपना अम्ब्रेला ऐसे रखेगा। तो अगर आपसे पूछता कि ये अम्ब्रेला का ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा, ये जो एंगल होगा वही एंगल अल्फा होगा, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से टेन अल्फा कितना होगा। टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये 3/4 हो जाएगा। टेन अल्फा अगर 3/4 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री होगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल से सामने की तरफ 37 पे रखना होता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रेन तो ऐसे आ रही है और इस स्पीड से आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो एक्चुअल रेन की स्पीड तो कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा तेजी से स्ट्राइक कर रहा हूँ क्योंकि वो दौड़ रहा है ना। तो इस तरह से ट्राइंगल बना लो, अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। मेन कंसेप्ट ये ट्राइंगल बनाने का ही।
ठीक है, ये आपका गैस। ये कर लिया हमने। हाँ, ये सॉल्व कर लो।
हाँ, थोड़ा सा एक जीरो मिस नहीं कर रहे होंगे भी आप? तो देखो, जीरो तो नहीं लिख रहे हो, मिस कर रहे हो लिखने में। नो सर। अच्छा, हाँ ये तो नहीं आना चाहिए, लिख रहे हो आप। क्योंकि आंसर तो आप किलोमीटर पर आवर में लिखोगे ना, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो। यस सर, वेरी सॉरी। बस ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। श्रेया, आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, ऐसा क्यों? रेगुलर क्लास अटेंड किया करो आप। सही आंसर है आपका, इन्होंने सही आंसर दिया है। जो कुछ नहीं करना है आपको, सही से रूल बना लेना है, ट्रायंगल लॉ। नहीं, इस तरह से तो सही नहीं है रफीका रानी। देखो, कुछ नहीं करना बेटा, इस ट्रायंगल बनाओ बस, आप अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। देखो, इसने बोला जब वो खड़ा रहता है तो उसको होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, मतलब एक्चुअल रेन की डायरेक्शन 30 डिग्री है। आप समझ पा रहे हैं? जब खड़ा है वो मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब उसको एक्चुअल रेन 30 डिग्री पे लग रही है, वर्टिकल से आती है ना, कि एक्चुअल रेन जो आ रही है वो 30 डिग्री पे लग रही है, मतलब एक्चुअल रेन की जो डायरेक्शन होगी ना, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं एक्चुअल रेन की, तो ऐसी हो जाएगी। ये खड़ा है ना, खड़ा है तो जो एक्चुअल होगा वही स्ट्राइक करेगा उससे। तो एक्चुअल रेन की डायरेक्शन जो होगी कितनी है मुझे नहीं पता, तो इसका वर्टिकल से एंगल जो लग रहा है वो 30 लग रहा है, इसने दिया हुआ है। भाई जब वो खड़ा है तो अम्ब्रेला इस पे एंगल पे होल्ड किया हुआ है इसने, मतलब एक्चुअल रेन तो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये एक्चुअल रेन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर वो वॉक करता है रोड पे 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको होल्ड करना होता है वर्टिकली, मतलब वॉक करने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल हो जाती है। वॉक अगर ये राइट वर्ड कर रहा है तो एक वेक्टर यहाँ पे इस तरह से उल्टा आ जाएगा ना, ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर तो आपका माइनस वी एम हो जाएगा। यहाँ पे एक वेक्टर आ गया ऐसे माइनस वी एम वाला, तो माइनस वी एम वैक्टर यहाँ पे लिख लो, ये वेक्टर आपका हो गया माइनस वी एम वैक्टर, है ना। तो ऐसा होने के बाद अब उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल होल्ड करना पड़ रहा है, मतलब रन करने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकल हो गई ऐसे। तो पहले अगर ये इंटरप्रेट करके आप डायग्राम बना पाओगे तभी आप इसको सही से कर सकते हो। ये डायरेक्शन वी आर एम की हो गई, है ना। अब आपको निकालना क्या है, एक्चुअली में ये बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी स्पीड ऑफ द रेन होगी, मतलब आपको वी आर की वैल्यू निकालनी है, वी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। बस हो गया आपको। अब जैसा ये आ गया ना, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव सब आप भूल जाओ। जस्ट यहाँ पे आप इसके बाद एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना। इसके बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, वो तो जस्ट हम समझने के लिए करते हैं। ट्रायंगल बन गया ऐसे। अब इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ होगी ये वी आर एम है, इसकी लेंथ, ये आपका वी आर है और ये वी एम है, और ये एंगल इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है। तो आपको क्या दिया हुआ है इस ट्रायंगल का, सिर्फ वी एम ही तो दिया हुआ है 10, मतलब ये वाली लेंथ आपको 10 दी हुई है।
तो अगर ये लेंथ 10 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं वी आर एंड वी आर एम दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो मैं अगर यहाँ पर साइन 30 ले लूँ, तो साइन 30 इक्वल टू 10 बाई वी आर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉस 30 ले लूँ, तो ये आपका 10 बाई सॉरी, ये आपका हो जाएगा वी आर एम बाई, है ना, वी आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकिन आपको तो वी आर ही निकालना था, इसलिए इसी से काम चल जाएगा, आपको कुछ भी चीज निकाल सकते हो। तो वी आर की वैल्यू जो होगी वो आपके साइन 30 हाफ हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करके वी आर की वैल्यू 20 आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेंज जो होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। तो ये बनाने के बाद ना बस बस से ट्राइंगल का ही मतलब रह जाता है, बाकी सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं। बाकी सारी चीजें हमने समझने की है, तो सही है, 20 किलोमीटर पर आवर आगे। मतलब एक्चुअली में रेंज जो होगी ना 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही होगी, और किस एंगल पे आ रही होगी, वर्टिकल से 30 पे। ये जब रन करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में फिर ये वर्टिकल होने लग जाएगी, है ना। और एक्चुअली वी आर अगर पता चल गया तो इस लॉ से वी आर एम भी आ जाएगा कि किस स्पीड से उसको स्ट्राइक कर रही है ना। तो जस्ट ट्राइंगल बना के सॉल्व करते हैं, इससे और कोई इसका तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, और भी होता है, आई कैप जे कैप इंट्रोड्यूस करके भी कई बार बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यही है ना। आई कैप जे कैप से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ऐसे ट्राइंगल लगा के ही कर लो, है ना। ये पाएगा इस तरह से, है ना। ऐसे भी कर सकते थे हम, जैसे ट्राइंगल आपने बना लिया ना, ऐसे 3 वेक्टर आ गए इस तरह से आपके, है ना। तो आप देख लो कि जो वी आर वैक्टर है, वी आर वैक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करके लिख लूँ, नहीं वो रहने दो, मैंने इससे कंफ्यूज हो गया, इसी तरीके से किया करो ट्राइंगल से, हम कर सकते हैं। क्या आ गया है, हाँ ये भी सही है, ये जरा सॉल्व करो। इसमें 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पहले एक केस का एक ट्रायंगल, फिर दूसरे केस का एक ट्रायंगल, और दोनों को एनालाइज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ ऋतिका, सही आंसर है आपका, सही है। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। आई मेक द ट्रायंगल, है ना। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब पहले कुछ एंगल पे आ रही होगी, तभी तो अपीयर वर्टिकल हुई। तो एक ट्रायंगल तो इसका ये बन गया सबसे पहले, वही ऐसे आ रही होगी, है ना। मैन वॉक कर रहा था, तो अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली होगी, ये ऐसा हो गया। एक ट्रायंगल तो आपका ऐसा बन गया, है ना। फर्स्ट केस का ट्रायंगल ये आ गया, ये रेन ऐसे आ रही थी, कितने एंगल पे आ रही थी अभी आपको पता नहीं है एक्चुअली, ना तो थीटा पता है ना वी आर पता है। बस एक ही चीज पता है कि ये जो माइनस वी एम होगा, इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो एपीएस मतलब ये वी आर एम हो गया, है ना। तो इससे तो कुछ आएगा नहीं ना, क्योंकि अगर अगर आपको निकालना है इसमें वी आर है ना, वी आर कितना होगा, तो वी आर निकालने के लिए तो एंगल पता होना चाहिए था, तब तो आता। तो कितने एंगल पे इसने दिया नहीं हुआ है। जब ये अपनी स्पीड बढ़ाता है 3 से 6 करता है, तो अब ये 45 डिग्री पे आने लगेगी, तो उसका हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो उस केस का जो ट्रायंगल होगा, देखो वी आर की डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हुई, वी आर तो अभी भी ऐसे ही आ रहा है ना। इसने 3 के बजाय अब 6 कर दिया ऐसे, तो इधर आ जाएगा कहीं पे, और 3 के बजाय जब ये 6 कर दिया है, तो इसको 45 डिग्री पे आती हुई लग रही है ऐसे। ये वाला वेक्टर तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, रेंज जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है। ये वी आर भी सेम है, और ये वाला एंगल भी सेम है थीटा, है ना। लेकिन बस ये चीज लंबी हो गई कि पहले ये सिंपल 3 थी, इतनी थी, अब इसने इसको 6 कर दिया, मतलब 3 इसमें और ऐड हो। तो जब ये 3 ऐड हो गया, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, वी आर एम डैश हो गया। इसको चेंज कर लेना, वो तो चेंज हो गया ना, कि मैन की स्पीड भी चेंज हुई है, वी आर खाली चेंज हुआ है। तो आप सिंपल साइज दो ट्राइंगल से आप देखो, भाई ये 3 है, ये भी 3 है, और अब इसको ये एंगल पता है 45 डिग्री, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको बताइए, अगर अगर एंगल 45 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर 3 है, तो इसका बेस भी 3 हो जाएगा। तो अगर ये 3 है और ये भी 3 है, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी, वी आर की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगी, मीन्स ये 3√2 आ गया किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया 3√2। अब समझो मैंने कैसे किया,
कि भाई 6 कर दिया, मतलब ये 3 में स्प्लिट कर दिया मैंने, ये भी 3 है और ये 45 डिग्री है, तो ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 3 है, ये 3 पता ही था आपको, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब पहले भी एक्चुअली रेंज जो है ना, पीछे से 45 पे आ रही होगी, अब सामने से 45 पे आने लगी स्पीड बढ़ाने की वजह से। तो बस थोड़ा सा सिचुएशन एनालाइज करेंगे ना, तो आपको अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। ये होता है रेन एंड मैन क्वेश्चंस, है ना। अगर सही आपने डायग्राम बना लिया तो मतलब अपने आप ही एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये होता है मोशन इन प्लेन में रेन एंड मैन क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका गैस है। ठीक है ना, ये हमने कर लिया। तो एक मैं थोड़ा सा ना, ये तो मैंने प्लेन में ले लिया, एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाले एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको पहले आप अटेंड कर लो। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, वो कर ही लोगे आप। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं करवाना चाह रहा था आपसे। हो गया, सब ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप सॉल्व करो। ये स्ट्रेट लाइन के रिलेटिव वेलोसिटी है।
हाँ रितिका, सही है आपका आंसर। थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है आपको इसमें, उससे सॉल्व हो जाएगा ये। है ना, इस तरह से कर लेंगे हम इसे। थोड़ा सा मैं फ्रेश पेज पे इसको बता देता हूँ, वैसे यहाँ भी बता सकते हैं। है ना, देखो क्या है ना कि दो ट्रेन ले लो आप इसमें। एक ट्रेन सपोज ए है और एक ट्रेन आपकी बी है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, डी है। एक ट्रेन आपकी V1 से मूव कर रही है और एक आपकी V2 से मूव कर रही है, और सेम ट्रैक पे दोनों जा रही हैं और V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है। तो अगर सेम ट्रैक पे जा रही होंगी तो अगर ए वाला ब्रेक नहीं मारे तब तो जाके कोलाइड कर जाएगा ना इससे। है ना, तो इसने क्या किया, तो ब्रेक मारेगा तो ए पे रिटार्डेशन क्रिएट हो जाएगा, वो तो वैसे ही जा रहा था। है ना, तो अगर कोलिजन नहीं होने के लिए डी कितना होना चाहिए, मतलब कोलिजन नहीं होने का मतलब है कि एक टाइम के बाद दोनों की स्पीड अगर सेम हो जाए कोलिजन नहीं होगा। मान लो ये दोनों सेम स्पीड से जाते तो कोलिजन थोड़ी होता, एक की ज्यादा दूसरे से कम है तो इसलिए तो कोलिजन हो रहा है। तो रिटार्ड करके अपनी स्पीड को कम करके इसके बराबर ले आएगा तो कोलिजन नहीं होगा। है ना, तो बराबर ले आने वाला मतलब वो कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिलेटिव में चेंज कर दूंगा। कि मैं रिलेटिव के टर्म्स में अगर सोचूं मैं, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ये V1 से आ रहा था V2 से जा रहा था, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में V1 माइनस V2 तो हो जाएगी। और जब हम रिलेटिव लेते हैं तो बी तो फिर रेस्ट पे जाता है ना, कि जैसे ए की वेलोसिटी अगर मैंने बी के रिस्पेक्ट में ले ली तो बी तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो रेस्ट पे आता है, और ये डिस्टेंस डी हो गया। है ना, और रिटार्डेशन ए क्रिएट हो गया। तो आपको ये तो करना है कि जैसे डी डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंचा है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी तो ये कोलाइड नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे कंडीशन फॉर नो कोलिजन, फॉर नो कोलिजन। है ना, मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो। अब आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, शुड बी जीरो। मतलब जैसे कोलाइड करेगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगा, उस टाइम इसके रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो, वी आर स्क्वायर इक्वल टू यू आर स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस आर। सब चीज रिलेटिव ले ली मैंने, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो करना होगा ना, अदरवाइज तो जाके कोलाइड कर जाएगा इससे। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। रिटार्डेशन कितने का क्रिएट हो रहा था, ए का। और कितने डिस्टेंस में ऐसा हो जाना चाहिए, डी डिस्टेंस में। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2 आ गई। तो मतलब एक्चुअली में डी डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्चुअली में तो डी डिस्टेंस से ज्यादा होगा ना। है ना, इसमें तो क्या होगा, जस्ट जाके इसको टच कर देगा और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो हो जाएगी, तो टच करके मूव करेंगे तो हम चाहते हैं थोड़ा सा सेपरेशन दोनों के बीच में हो। तो दोनों के बीच में अगर सेपरेशन तभी होगा जब बी ऑप्शन आ जाए। है ना, कि बी ऑप्शन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है ना, दोनों मूव कर रहे हैं तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो रिलेटिव में एक को रेस्ट पे ले आते हैं हम, रिलेटिव लेके तो फिर आसान है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है नहीं। Yeah.
ठीक है ना? तो ये हमने कर लिया, काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब आपका ये टॉपिक बच गया पूरे काइनेमेटिक्स में, है ना? दैट इज योर सर्कुलर मोशन। तो मैंने बताया वो बाद में पढ़ेंगे हम, लॉज ऑफ मोशन के बाद में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो बस अब आपका एक ही टॉपिक बच गया, दैट इज योर मैन एंड रिवर क्वेश्चन, रिवर एंड स्विमर क्वेश्चन। वो कर लेंगे फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पूरा मॉड्यूल एंड पूरी एनसीईआरटी अटेंड कर सकते हो, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। और सब लोग रेगुलरली अटेंड करो भाई, regularity is more important. थैंक यू।